हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से निरंतर चल रही होगी। साथियों, आज के टॉपिक में हम आप सभी को साइंस का जो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लेके आए हैं आज की वीडियो में। साथियों, यह जो साइंस की 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम बचे हैं उनमें बहुत ही आप लोगों के लिए सहयोगी साबित होगा। ठीक है, तो साथियों आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है ये आज से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, 120 वाट का एक विद्युत लैंप प्रतिदिन 8 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। एक दिन में लैंप द्वारा खर्च की गई ऊर्जा की इकाइयों की गणना करें। साथियों, 120 वाट का एक विद्युत लैंप माने आपको शक्ति दिया है कितना, 120 वाट। ठीक है, और समय दिया है कितना, प्रतिदिन 8 घंटे। ठीक है, समय जो दिया है 8 घंटे है और एक दिन में लैंप द्वारा खर्च की ऊर्जा की गणना करना है आपको। तो साथियों क्या होगा, तो आपका जो सही जवाब होगा 0.96 इकाई होगा। कैसे होगा समझिएगा। देखिए, फार्मूला होता है साथियों P बराबर E/T। ठीक है, जहाँ पे P होता है शक्ति जो कि वाट में होती है यूनिट, और T आपका समय है और E साथियों आपकी ऊर्जा है। तो ऊर्जा पूछा है तो E बराबर अगर निकालेंगे तो P इंटू आई हो जाएगा। तो 120 इंटू 8, अब 120 इंटू 8 करना है, कितना हो जाएगा, 120 इंटू 8 कर दोगे तो कितना आएगा, 8 दूनी 16, 8 की 8, 960। ठीक है, अब यह जो है 960 वाट घंटे हो गया। लेकिन साथियों आपको किलो वाट यानी प्रति घंटा इकाइयाँ यूनिट में बताना है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट हुआ। तो जब इसमें 1000 का मैं भाग दे दूंगा तो 0.96 जीरो हो जाएगा, तो 0.96 किलोवाट हुआ। इसलिए एक दिन में लैंप द्वारा जो खर्च गई ऊर्जा होगी साथियों वो कितना होगी, 0.96 इकाई होगी। ठीक है, समझ में आया होगा साथियों आप सभी को, क्योंकि जब आप इसको किलोवाट में चेंज करेंगे तभी आपका विकल्प मैच खाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे विवरण भी देख सकते हैं। उसके बाद साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों आप सभी को बता दें कि जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल आप वहाँ पे देख सकते हैं पीडीएफ के माध्यम से। तो देखिए, दो प्रतिरोधक, एक 10 ओम और दूसरा 20 ओम। ठीक है, दो प्रतिरोध है, एक 10 ओम का, एक दूसरा 20 ओम का है। एक 6 वोल्ट की बैटरी की श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, माने सीरीज श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। परिपथ में विद्युत प्रवाह होगा, आई पूछा है। ठीक है, क्या होगा साथियों, चलिए इसको भी हल करते हैं। तो जो आपका जो सही जवाब होगा 0.2 एम्पियर होगा। कैसे होगा चलिए बताते हैं। अगर श्रृंखला क्रम में हम जोड़ेंगे तो R बराबर होता है R1 प्लस R2। ठीक है, R बराबर R1 प्लस R2, माने कि जो प्रतिरोध होगा हम इसको जोड़ते हैं, यानी जो R होगा वो निकलेगा 10 प्लस 20 बराबर 30 ओम। 30 ओम हो गया। अब ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है V बराबर IR, और आपसे विद्युत प्रवाह I पूछा है तो I बराबर निकालोगे तो V/R हो जाएगा। V कितना है साथियों, 6 वोल्ट, और अभी आपने R कितना निकाला है, 30 निकाला है। ठीक है, तो 6/30 यानी कि 1/5 हो जाएगा, 6 पंचे 30। ठीक है, 1/5 हुआ। तो अब अगर भाग दे दोगे तो 0.2 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो 0.2 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा और यहाँ पे आप विवरण में देख सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, इसीलिए कह रहे हैं साथियों आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। सॉल्यूशन का पीएच दिया गया है, कौन सा सॉल्यूशन उच्चतम सांद्रता युक्त हाइड्रोजन आयन है, 10.1, 4.7, 2.4 या फिर 8.0। तो साथियों आपको एक बता दें, एक बात थोड़ा सा गौर करिएगा। एक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की संख्या का माप जो होता है वो पीएच स्तर है। ठीक है, ये पीएच, यही पीएच स्तर है। पीएच स्केल पर सॉल्यूशन या यौगिक जितना कम पीएच होगा साथियों, उसका हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतनी ही अधिक होगी। इसलिए जो सबसे कम पीएच वाला होगा उसकी सांद्रता अधिक होगी। तो सबसे कम वाला क्या है, 2.4, तो 2.4 वाला आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। और आप लोग पीएच स्केल देखे होंगे, पीएच स्केल है 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 7 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 14 जाएगा, 14 तक जाता है।
अगर यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है, जो कि जल का पीएच मान होता है। अब आप लोग बताइए, अगर पीएच का मान 7 से अधिक है तो क्या होगा, वो जाहिर सी बात है वो क्षारीय होगा। और पीएच का मान अगर 7 से कम है तो क्या हो जाएगा, तो वह अम्लीय हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की संख्या का माप पीएच स्तर है। पीएच स्केल पर सॉल्यूशन या यौगिक जितना कम पीएच होगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतनी ही अधिक होगी। इसलिए 2.4 पीएच वाले सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की उच्चतम सांद्रता होगी। पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है साथियों, और 7 जो पीएच मान तटस्थ माना जाता है, जो कि उदाहरण जल का होता है, ठीक है। और पीएच मान अगर बड़ा है 7 से तो वह क्षारीय होगा, और पीएच मान छोटा है अगर 7 से तो वह अम्लीय होगा। अगला प्रश्न है साथियों, इनमें से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? दृढ़ ऊतक, स्क्लेरेन्काइमा, मृद ऊतक, पेरेन्काइमा, जाइलम, या फिर श्लेषोतक, कोलेन्काइमा। तो एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है, तो साथियों जाइलम जो है एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। जाइलम और फ्लोएम जटिल अस्थायी ऊतक हैं साथियों। क्या है? जटिल अस्थायी ऊतक है। जबकि दृढ़ ऊतक, मृद ऊतक और श्लेषोतक, जिसे हम कोलेन्काइमा कहते हैं, ये क्या है? सरल अस्थायी ऊतक हैं, ठीक है। बाकी जाइलम आपका क्या है? जटिल अस्थायी ऊतक है। दूध गर्मियों में तेजी से दही में बदल जाता है, क्यों बदल जाता है? तापमान बढ़ने के साथ बैक्टीरिया की वृद्धि होती है, तापमान में कमी के साथ बैक्टीरिया की वृद्धि होती है, तापमान सामान्य रहने पर बैक्टीरिया की वृद्धि कम हो जाती है, तापमान का बैक्टीरिया के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा साथियों आपका सही जवाब? तो तापमान बढ़ने के साथ बैक्टीरिया की वृद्धि होती है, तापमान बढ़ने के साथ बैक्टीरिया की वृद्धि होती है, इसलिए दूध गर्मियों में तेजी से दही में बदल जाता है, ठीक है, यही कारण है। तापमान में वृद्धि के साथ बैक्टीरिया की वृद्धि के कारण दूध गर्मियों में तेजी से दही में बदल जाता है। उच्च तापमान की स्थिति बैक्टीरिया के विकास के लिए अनुकूल होती है। खाने के सोडा का सूत्र क्या है? NaCO2, Na2CO4 या Na2CO3 या फिर NaHCO3। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा साथियों? खाने के सोडा को बेकिंग सोडा कहते हैं, ठीक है। तो बताइए क्या होगा इसका सूत्र, रासायनिक फार्मूला? तो साथियों NaCO3, चलिए, ठीक है, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और इसका जो फार्मूला हुआ है NaHCO3 होता है। बायोगैस और सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? प्रोपेन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, मीथेन है, या फिर इथेन है? तो क्या है साथियों? तो बायोगैस और सीएनजी का जो मुख्य घटक है वो मीथेन है, ठीक है। बायोगैस का जो प्रमुख घटक है वो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है नहीं आपके ऑप्शन में, मीथेन है, तो मीथेन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। जबकि साथियों H2S और अमोनिया के कुछ अंश भी हैं। सीएनजी संपीड़ित मीथेन और इथेन से बना होता है। सीएनजी जो आप लोग देखे हैं ना, सीएनजी से आजकल गाड़ियाँ चलती हैं, तो वो क्या होती है? संपीड़ित मीथेन और इथेन से बना है, कंप्रेस्ड करके, ठीक है। गठिया की बीमारी है त्वचा, वृक्क, यकृत या फिर जोड़ों? तो गठिया की बीमारी है, तो कहाँ की बीमारी साथियों? गठिया की जो बीमारी है वो जोड़ों में होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से स्नेल्स लॉ किससे संबंधित है? स्नेल का नियम पढ़ा होगा आप सभी ने। प्रकाश, उष्म प्रवैगिकी, चुंबकीय क्षेत्र या फिर ध्वनि तरंग? तो स्नेल्स लॉ किससे संबंधित है? स्नेल्स लॉ डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? लाइट से है, थर्मोडायनेमिक्स से है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड से है, या फिर साउंड वेव से है? तो किससे है? तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा वो है लाइट से है, ठीक है। स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। प्रकाश के अपवर्तन को स्नेल का अपवर्तन का नियम कहा जाता है। अपवर्तन के नियम निम्नलिखित हैं। पहला नियम है आपतित किरण अपवर्तित तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। समझ गए? ये तीनों जो होते हैं वो एक ही तल में होते हैं, एक ही पॉइंट में मिलते हैं, इसलिए पहला रूल ये है। दूसरा रूल कह रहा है आपतन कोण की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात स्थिर होता है। आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर इस प्रकार संबंधित होता है, ठीक है। तो जो साइन आई बाई साइन आर होता है, ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। और स्नेल का नियम भी यही कह रहा है, साइन आई बाई साइन आर बराबर होता है एन, ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल होता है? सैमुअल F.B. मोर्स टेलीग्राफ, गुग्लिएल्मो मार्कोनी रेडियो,
अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन, केवल एक और दो, माने कौन किसका आविष्कार किया है ये आपको बताना है, सही सुमेलित है या नहीं वही आपको बताना है। तो जो सही ढंग से मेल होता है उसे आपको बताना है। तो साथियों क्या होगा आपका सही जवाब? तो सैमुअल एफ बी मोर्स टेलीग्राफ बिल्कुल सही है। गुलिल्मो मार्कोनी रेडियो बिल्कुल सही है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन बिल्कुल सही है। तो आपके तीनों सही है, 1, 2 और 3। तो आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन में देखिए, जो तीनों हो वही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पौधों को इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन? तो पौधों को इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं? तो साथियों नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम को पौधे मिट्टी से प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को, फास्फोरस को और पोटेशियम को मिट्टी से प्राप्त करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इतना। फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग इनमें से किस में किया जाता है? परफ्यूम में, फायर फाइटर्स में या एयर कंडीशनर में या फिर रेफ्रिजरेटर में? किस में किया जाता है फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग साथियों? तो इत्र में, माने परफ्यूम में प्रयोग किया जाता है फॉर्मेल्डिहाइड का। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार का किरण टेलीविजन रिमोट से उस उपकरण को संकेत या सिग्नल देता है जिसे वह नियंत्रित करता है? ध्रुवित, अवरक्त, पराबैंगनी या एक्सरे? तो साथियों अवरक्त, इंफ्रारेड। ठीक है, दूरस्थ नियंत्रण या सुदूर नियंत्रण या रिमोट कंट्रोल बिना तार के कुछ दूरी लगभग 5 मीटर पर स्थित किसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जैसे टीवी, वातानुकूलन यंत्र आदि को नियंत्रित करने के काम आता है। इसे संक्षेप में प्रायः रिमोट कह दिया जाता है। जैसे आप लोग टीवी देखते हैं, टीवी का रिमोट। ठीक है, आजकल के रिमोट कंट्रोल प्रायः अवरक्त तरंगों, जिसे इंफ्रारेड तरंग भी कहते हैं, का उपयोग करके दूर से ही कमांड देने का काम करते हैं। ठीक है, जब उनको दूर से ही कमांड मिल जाता है तो वो काम करने लगता है। वायुनली इनमें से किस मानव या तंत्र का एक भाग है? परिसंचरण तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, श्वसन तंत्र या फिर उत्सर्जन तंत्र? तो वायुनली किस मानव तंत्र का एक भाग है साथियों? तो श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, का एक भाग है। श्वसन तंत्र या श्वासोच्छ्वास तंत्र में सांस संबंधी अंग जैसे नाक, स्वर यंत्र, श्वास नलिका और फुफ्फुस आदि शामिल हैं। शरीर के सभी भागों में गैसों का आदान प्रदान इस तंत्र का मुख्य कार्य है साथियों। दमा मानव शरीर के का विकार है? तो दमा मानव शरीर के, उसके बाद यहाँ के का के बीच में आप रिक्त स्थान कर लीजिएगा। तो बताइए, दमा मानव शरीर के का विकार है गतिज तंत्र, काइनेटिक सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो साथियों श्वसन तंत्र, ठीक है, दमा मानव शरीर के रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र का विकार है। अस्थमा या फिर दमा, ग्रीक शब्द अस्थमा पैंटिंग से श्वसन मार्ग का एक आम जीर्ण सूजन वाला रोग है, जिसे चर व आवर्ती लक्षणों, प्रतिवर्ती श्वसन बाधा और श्वसनीय आकर्षक से पहचाना जाता है। आम लक्षणों में घरघराहट, खांसी, सीने में जकड़न और श्वसन में समस्या शामिल है। ठीक है, ये लक्षण थे। अब फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? चतुष्परमाणुक है, बहुपरमाणुक है, एक परमाणुक है या फिर द्विपरमाणुक है? फास्फोरस की परमाणुकता, तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा वह चतुष्परमाणुक है फास्फोरस। ठीक है, P4। अब फास्फोरस की परमाणुकता कितनी है? 4 है, क्योंकि यह 4 अणुओं से मिलकर बना है फास्फोरस, तभी इसे चतुष्परमाणुक कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? PS राव, मुकेश शर्मा, सर एलेक जेफरीज, लालजी सिंह? तो भारत में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है साथियों? तो लालजी सिंह को जाना जाता है। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक डॉक्टर लालजी सिंह ने भारत में पहली बार क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए साल 1988 में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल किया था। में एक ओर से दूसरी ओर जाने पर तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होती है। किसमें? वर्ग में, पंक्ति में, स्तंभ में या फिर समूह में? तो साथियों पंक्ति, रो में
एक ओर से दूसरी ओर जाने पर तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होती है। ठीक है। वोल्टेज की एसआई इकाई है, क्या है? वाट है, वोल्ट है, कूलाम है या फिर जूल है? तो क्या है साथियों, वोल्टेज की जो एसआई इकाई है वो वोल्ट है। मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है? छोटी आंत, अमाशय, यकृत, अग्नाशय? अक्सर साथियों ऐसे प्रश्न कंफ्यूजन में गलत हो जाते हैं। आप पढ़े तो जरूर रहते हैं लेकिन कंफ्यूजन में आपसे गलत हो जाता है कि क्या होगा भाई, अमाशय होगा या फिर यकृत होगा या फिर अग्नाशय होगा, छोटी आंत, इनमें कन्फ्यूजन रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर जल्दबाजी, समय के प्रेशर में गलत होता है जब आप एग्जाम में बैठे रहते हैं। तो साथियों जो मानव शरीर में पित्तरस का उत्पादन होता है वो लीवर से होता है। ठीक है। तो साथियों कैसी लगी आप सभी को यह वीडियो जरूर बताएगा। ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे साइंस के, जो तीनों साइंस मिला के, फिजिक्स से भी था, केमिस्ट्री से भी था और बायोलॉजी से भी था। ठीक है। तीनों साइंस को मिला करके 20 प्रश्न तैयार किया जाता है साथियों, ताकि आपका प्रैक्टिस बेहतरीन ढंग से हो पाए। तो साथियों कैसी लगी आप सभी को यह वीडियो, प्रैक्टिस सेट कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। प्रैक्टिस सेट अच्छी लगी हो तो आप लोग एक लाइक करिएगा और हमारे जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग डिटेल में जानकारी ले सकते हैं डाउनलोड करके पीडीएफ को। ठीक है। तो साथियों आप लोग पढ़ते रहिए। अभी आरआरबी ने रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है, तो अब आप लोग मेहनत करके वो आपका लास्ट स्टेज है उसको आप लोग कम से कम एक सीट उसमें प्राप्त करिए। क्योंकि मान लीजिए किसी कारणवश आपका एलपी में नहीं हो पाया, एलपी CBT में, टेक्नीशियन ग्रेड 1 या 3 में नहीं हो पाया, ठीक है, कोई बात नहीं है। अभी आप लोगों के लिए NTPC ग्रुप डी आ ही गई है और RPF कांस्टेबल बचा है। तो मेहनत करिए, किसी न किसी एक में आप अटक जाएंगे। और साइंस आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन तीनों एग्जामों के लिए। तो पढ़ते रहे साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।